हेलो बच्चों, मैं पुरुषोत्तम भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में से कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। वो चैप्टर हम आज बहुत ही कम टाइम में एक प्रॉपर रिवीजन प्लान के साथ करेंगे और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कलरफुल वर्ल्ड में अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने देखो इमेज भी ऐसा लिया है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कलरफुल लिटरली है ना। 7 कलर्स विव योर पैटर्न, एक कलरफुल वर्ल्ड हमारे पास है। अब आगे अगर बढ़े हम लोग तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो प्रिज्म के साथ। अब एक ग्लास प्रिज्म, आप अगर 3D मॉडल देखें, आप ध्यान से अगर देख पाए तो ये एक ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म के शेप को अगर हम डिफाइन करें तो 3D में ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये 3D शेप में अगर आप देखिए तो इसके पास ना 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे और इसके पास 2 ट्रायंगुलर सरफेस होगा। तो अगर प्रिज्म की बात करें तो इसके पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होगा। अब इस 3 रेक्टेंगुलर सरफेस में से किसी एक सरफेस को हम बेस बना देंगे। आधी बात समझ। तो जैसे यहां पे आप देखिए तो ये वाला जो है, ये वाला सरफेस जो है वो क्या है, बेस है। अब इस पे अगर हम इस प्रिज्म को ऐसे रख रहे हैं तो हम लाइट रे अगर उससे पास करेंगे तो सामने से ही कुछ ऐसा दिखेगा ना। ये तो 3D व्यू है। अब सामने से आप अगर प्रिज्म को रख दीजिए और सामने से व्यू कीजिए तो प्रिज्म आपको कैसा दिखेगा, एक ट्रायंगुलर शेप दिखेगा, है ना। अब इस ट्रायंगुलर शेप के ऊपर अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है तो सबसे पहले तो बेसिकली डिस्पर्शन इस चैप्टर में आप सबको पता होगा, बिल्कुल मुझे पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम में तो हमें ये चीजें आती होंगी, बट रे डायग्राम भी ना आपका आना बहुत जरूरी है। जैसे अब यहां पे अगर आप बात करिए तो एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगी इस पे, जिसमें ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो बाहर हम एयर ही लेते हैं, अंदर हमारा ग्लास का मटेरियल है जो कि डेंसर होगा, और बाहर अगर देखेंगे तो भी वो क्या है, एयर है। तो रेयर टू डेंसर और वापस बाहर क्या, रेयर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखिए तो रे ऑफ लाइट ना एक्चुअल में किधर जानी चाहिए थी, एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इधर जानी चाहिए थी, लेकिन रेयर टू डेंसर मीडियम जाने के कारण वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। इस एंगल का नाम है R1, है ना। अब जब ये वापस उस सरफेस पे जाकर स्ट्राइक कर रही है तो जब हम इस सरफेस पे आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, इस एंगल का नाम मैं ले रहा हूं R2। तो ये जो रे ऑफ लाइट है अब ये बाहर जब निकलेगी तो अब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस एंगल का नाम है E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो एंगल्स है उसमें I क्या है, व्हाट इज I? I is angle of incidence। E क्या है, E है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। और अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर आप इस लाइट रे जो बाहर निकल रही है उस लाइट रे को अगर आप एक्सटेंड करके लाएंगे वापस कुछ इस तरह से, ये वाला देखो, तो जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच जो एंगल बन रहा होगा इसको हम दिखाते हैं डेल्टा से, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, आई थिंक सबको क्लियर है ये वाली चीज। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिस्पर्जन। तो व्हाट इज डिस्पर्जन, जो फिनोमेना है, जो फिनोमेना आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिस्पर्जन, तो व्हाट इज डिस्पर्जन? अब इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर करें तो मैं चाहूंगा कि आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने कॉपी में नोट कर ले। व्हाट इज डिस्पर्जन, मैं स्टेट करता हूं व्हाट इज डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन इज अ फेनोमेना in which white light split into its
कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो डिस्पर्जन क्या है? ये एक फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, इस फेनोमेना में आपका जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है। वो व्हाइट लाइट आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। किसमें? इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। अब आप बोलेंगे भैया ये कंस्टिट्यूएंट कलर्स क्या होता है? सो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो आप यहां पे देख रहे हैं। सो ये कलर कौन से हैं? ये कलर है विवग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो जब भी एक व्हाइट लाइट जाकर स्ट्राइक करेगा, है ना, ये देख लो ये वाली चीज भी हो रही है, इसका मतलब यहां पे आपका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्शन भी सफर कर रही है। रिफ्रैक्शन के बाद जब वो बाहर निकली तो वो क्या हुआ, फिर से डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन वहां भी हुआ। लेकिन हर कलर का ना, कलर वाइज भी देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो ये एक विवग्योर पैटर्न बनता है विच इज रेनबो कलर, जो हम रेनबो में मोस्टली देखा करते हैं, है ना। So what is dispersion? Dispersion is a phenomena in which white light split into its constituent colors. और वो constituent color कौन से हैं? विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आगे आइए, अब आते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये न्यूटन है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली न्यूटन साहब ने देखा था। उन्होंने ये देखा कि जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, और अगर एक दूसरे प्रिज्म को हम इन्वर्टेड फॉर्म में रख देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो व्हाइट लाइट वापस से रिकम्बाइन करके निकल जाता है। तो इसका मतलब प्रिज्म अगर आपके किसी व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर सकता है, किसी को 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर सकता है, तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स को वापस ये रिकम्बाइन भी कर सकता है ना। आगे आते हैं, अब आते हैं रेनबो फॉर्मेशन पे। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा रेनबो फॉर्म हुआ होगा, और रेनबो आपको ऐसा रैंडमली नहीं दिखता है। रेनबो आप ध्यान देना कि आप लोगों को वाटरफॉल के पास में दिखता है, या फिर बारिश होने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करते हो आप, है ना। और ऐसा नहीं कि हमेशा दिखता है, तो यानी एक सर्टेन पोजीशन होगा, एक सर्टेन जगह होगी जहां पे आपको रेनबो दिखेगा। अब जैसे यहां पे आते हैं, तो आप यहां पे अगर आप खड़े हैं और आपका फेस किधर होना चाहिए, योर फेस शुड बी टुवर्ड्स दिस। आप इस डायरेक्शन में अगर खड़े रहेंगे और सन आपके पीछे रहेगा, सन लाइट जो है वो यहां से आनी चाहिए, सन यहां पे होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो प्रिज्म का काम है वो कौन करता है? रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप वही काम करता है जो प्रिज्म का होता है। Acts as prism। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिज्म व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करता है। यहां पे कौन डिस्पर्स कर रहा है व्हाइट लाइट को? रेन ड्रॉप। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, तो रेनबो फॉर्मेशन पे क्या स्टेटमेंट हम एग्जाम में लिखेंगे, आएगा क्वेश्चन। तो रेनबो क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में अपीयर होता है आफ्टर रेन शावर। मैंने पॉइंट वाइज उस चीज को लिखा, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये पॉइंट वाइज आप देखेंगे, और ये पॉइंट आप लिख देंगे तो कोई भी आपके मार्क्स 0.1% भी नहीं काटने वाले। सो पहला चीज ये कि रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। रेन शावर होगा तो होता है। Second point, it is caused by the dispersion of light, sunlight, by tiny water droplets present in the atmosphere। बिल्कुल सही, इस पे बात कर चुके हैं। तीसरा point, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun। यानी मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, सन मेरे पीछे है, तो ही मुझे रेनबो दिखेगा, इसलिए मुझे हमेशा रेनबो नहीं दिखता है। Next point, the water droplet act as small prism। ये भी हमने देख लिया है अभी जस्ट। लास्ट के 2 पॉइंट को समझते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, जिसको हम एक और फिनोमेना से नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको बहुत डिस्क्रिप्टिवली अभी ये नहीं पढ़ना, ये क्लास 12 तक पढ़ना है, बट ये है कि एक लाइट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, तो जैसे आप ये देखिए कि आपका लाइट रे है और ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। मैं लाइट रे का ये वाला एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये और बढ़ाऊंगा, रिफ्रैक्शन और बड़ी होगी, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ ऐसा कंडीशन आएगा
कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस थीटा सी को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और अगर मैंने अपना एंगल थीटा सी से भी ज्यादा रखा तो लाइट रे ना बाहर नहीं निकलेगी। लाइट रे के साथ क्या होगा, तो आप ये देखेंगे कि उस केस में आपका लाइट रे जो है वो अंदर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे मन में सवाल आता है ना कि ये वाला ऐसे वापस क्यों आ गया, तो यहां पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रे जो है वो एंगल ऑफ बेसिकली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा हो गया। आ रही बात समझ? तो यहां पे आप देखिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि दे रिफ्रैक्ट, डिस्पर्स एंड दे रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ये वाला स्टेटमेंट ना मैं कहूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे अभी तक वाले स्लाइड में से, मतलब पूरे पॉइंट में से। Last point, due to the dispersion of light and internal reflection, different color reach to the observer eye and we can see a rainbow। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पहले गई यहाँ पे लाइट रे का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ एक बार, फिर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट रिफ्लेक्ट इंटरनली, उसके बाद वापस यहाँ के स्ट्रैक्ट आया, रिफ्रैक्ट हुआ और कहाँ क्या हो गया, बाहर निकल गया। आ रही बात समझ? So due to the dispersion ये फिनोमेना हुआ और हमें क्या दिखा, प्रॉपर रेनबो फॉर्मेशन हुआ। आ रही बात समझ? तो यहाँ पे हमने बेसिकली अपना डिस्पर्जन पढ़ा, डिस्पर्जन के कारण क्या होता है, रेनबो बनता है, वो देख लिया। आगे आइए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, आपका जो एयर का लेयर्स होता है ना बेटा, ऐसा नहीं कि वो एयर के जो लेयर्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एयर का अगर आप लेयर के फॉर्म में समझें तो जो भी हल्की हवा होगी, है ना, तो जो हॉट एयर होगी वो रेयर होगा, है ना, और कोल्ड एयर जो है वो डेंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखिए, तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करूं तो हवा का जो लेयर होता है, हवा जो है हर जगह ठंडी नहीं होती, हर जगह गर्म नहीं होती, उसके जो वेरिएशन होता है और उसके कारण आप ये देखेंगे कि जो भी सनलाइट आ रहेगा और स्ट्राइक करेगा, लाइट रे अगर पास करेगी बाहर, या बाहर बोल रहे स्टार्स की लाइट रेज आएंगी, वो लाइट रेज जब अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर से पार करेंगी तो ड्यू टू द वेरिएशन इन द लेयर्स, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन है, उसके कारण आप ये देखेंगे कि लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यही क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। ठीक है, अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं that when light from a far distant star enter the atmosphere of the earth, it passes through rarer to denser air atmosphere। एयर के एटमॉस्फेयर से पास करेगा, रेयर से डेंसर एटमॉस्फेयर से पास करेगा और उसकी वजह से इट सफर्स एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और लाइट किधर बेंड करेगी, जब रेयर से डेंसर आ रहा है, कॉमन सी बात है कि लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से क्या होता है, this changes the apparent position of the star for a person viewing it from the earth surface। तो अगर मैं ये स्टार की लाइट, एक्चुअल लाइट रे बेंड होते हो, देखो हर बार देख रहे हो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते जा रही है, और जो आपको एक्चुअल पोजीशन से आ रही है वहां ना दिख के अब ये स्टार इस बंदे को देखिए यहां पे दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि when light ray travel, तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, when light ray travels from rarer to denser it bends away, it bends towards the normal। और यहाँ पे आप देखिए तो it passes through rarer to denser atmosphere layer, इसकी वजह से भी क्या हुआ, ये towards normal bend करता चला गया, और जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि उसका apparent का स्टार पोजीशन थोड़ा बदल जाएगा। अब एक और पॉइंट है, यहाँ पॉइंट खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे अगली बात ये है कि एयर मॉलिक्यूल्स जो वहां पे भी है वो भी तो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है। मान लो कि एक जगह रेयर है एयर, एक जगह डेंसर है, तो ऐसा नहीं है ना कि जहाँ रेयर है वो कांस्टेंट है, वहां पे तो हवा मूव कर रही, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि फर्दर एयर मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, और जिसकी वजह से द रैंडम मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वेरियस एटमॉस्फेरिक रीजन। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो रेयर है तो रेयर में भी बदल रही है,
तो आप ये देखेंगे कि इस कंटिन्यूअस चेंज के कारण जो एपरेंट पोजीशन है वो भी बदल रही है, विच मेक्स इट ट्विंकल। तो जो नंबर ऑफ लाइट रेज आपकी आंखों तक आ रही है एक बार और जो अगले बार आएगी, उन दोनों में वेरिएशन है, जिसकी वजह से मुझे एक बार ब्राइट दिखता है, एक बार लो दिखता है। दैट्स व्हाई हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। तो हम दो चीजें सीख रहे हैं यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, कि स्टार की जो लाइट रे हमारी आंखों तक आ रही है उसमें जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है। दूसरा, उसकी वजह से अगर हम लाइट रे को देखें तो हमारा स्टार मुझे अपने पोजीशन से थोड़ा सा अलग दिखेगा। और दूसरा पॉइंट, कंटिन्यूअसली जो एयर के लेयर्स है वो रैंडम मोशन में है, उसकी वजह से आप क्या बोल सकते हैं, उस रैंडम मोशन की वजह से हर जगह की डेंसिटी भी वैरी कर रही होगी। सो देयर इज वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम यहां से ये बोल सकते हैं कि इस चेंज के कारण जो है हमारी ब्राइटनेस जो है वो कभी मुझे ज्यादा नंबर ऑफ रेज हमारी आंखों तक आई तो ब्राइट दिखेगा, कम आई तो लो दिखेगा, और हमें ये फील होता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। और ऐसा आप देखना, सन आप रात में स्टार्स कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा ट्विंकल कर रहा है, ये कभी कभी आप फील कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, तो एक हमारा हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डन। अब आते हैं हम लोग किस पे, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब पॉइंट ये है कि जो सनराइज अगर होना चाहिए 6 बजे तो हमें 2 मिनट पहले 5:58 पे दिखेगा, और मान लीजिए सनसेट होना है 5:30 बजे तो मुझे 5:32 तक दिखेगा। अब ये क्या चीज है भाई, तो द सन इज विजिबल टू अस, ये वाला पॉइंट देखिए, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ऐसा क्यों होता है भाई, अब ये क्यों हो रहा है, तो वापस जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है ना। अब उसके लिए आप अगर देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके जो रेज आ रही है आंखों तक, मतलब ये वाली जो रेज है आंखों तक आ रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। अब आपको सन दिखेगा कब, जब वो आपके होराइजन के सामने होगा। ये देखिए, सो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। जब तक वो उस लेवल को पार नहीं करेगा तब तक वो आपको दिखेगा नहीं। सो द एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज ऑल्सो कॉजेज बाय द सेम फिनोमेना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के फॉर्म में। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो सनराइज जब होगा या सनसेट होगा तो जो लाइट रेज है सन की, मुझे सन इससे ऊपर जाने के बाद दिखना चाहिए, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनलाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते होते हमारी आंखों तक आ गई, और अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो मुझे अपने पोजीशन से वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। आई थिंक ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसमें ये 2 पॉइंट्स थे। अगला पोर्शन हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो इस फेनोमेना में जब लाइट रेज आकर मीडियम पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, so this is the phenomena in which light is deflected from its path due to interaction with the particles of the medium through which it passes। अब बोलोगे कि भैया अगर दीवार खड़ी है तो फिर स्कैटरिंग नहीं है, वहां तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंटरेक्शन विद द पार्टिकल। तो इंटरेक्शन विद द पार्टिकल को अगर हम देखें तो इंटरेक्शन पार्ट समझना पड़ेगा आपको। अगर हम बात कर रहे हैं लाइट रेज की, तो लाइट का जो कलर का बैंडविड्थ होता है अगर हम समझे तो वेवग्योर पैटर्न का अलग अलग वेवलेंथ होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा अगर पार्टिकल साइज उसी के अप्रोक्सीमेट साइज का रहेगा तभी वो उससे इंटरेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें कि बेसिकली द स्कैटरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय इट्स री-रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो बेसिकली आपके पार्टिकल से आया, इंटरेक्ट हुआ और वो उसको स्कैटर कर दिया। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है किस पे, टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? सो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स है। इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अर्थ पार्टिकल्स मेड ऑफ। जो अर्थ के माइन्यूट पार्टिकल्स कॉमन से होते हैं तो आपको याद होना चाहिए वो होता है स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए भाई कि टिंडल इफेक्ट में वो किन से इंटरेक्ट करता है, लाइट रे किससे इंटरेक्ट करता है। सो ये पार्टिकल इंक्लूड करते हैं स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर और डस्ट। अब होता क्या है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग होती कैसे है?
तो जब एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है सच अ फाइन पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल जो कि बहुत छोटे साइज के हैं, तो उस कंडीशन में जो पाथ ऑफ द बीम है वो विजिबल हो जाता है। ये आपने देखा होगा वहां भी कि एक क्लोज रूम है, उसमें से एक लाइट अगर सन रे एक सर्टेन होल से आ रही होती है तो मुझे वो रे विजिबल हो जाती है। लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल बट मेक्स थिंग्स विजिबल, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे भी आप देखिए, तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, द लाइट reaches us after being reflected diffusely by this particle. This, the phenomena of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect. So what is Tyndall effect? So the phenomena of scattering of light by the, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना? So the phenomena of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect, है ना? तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स से जब लाइट रे इंटरेक्ट करेगा तो लाइट रे स्कैटर हो जाती है, मुझे लाइट रे विजिबल फील होती है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये आपको जो कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, वहां भी अपने एग्जांपल में पढ़ा होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स वाला पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है ना। नेक्स्ट, अब टिंडल इफेक्ट में अगर एक और चीज देखें तो इट कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी। Here, tiny water droplets in the mist scatter light. अब भाई उसका भी तो साइज वही है। अब आप बोलेंगे स्कैटरिंग के लिए, तो हम अगर वेवग्योर पैटर्न पे बात कर रहे हैं, सो वेवग्योर पैटर्न में हमारा जो वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ लीस्ट होती है। लैम्डा दिखाते वेवलेंथ को, वेवलेंथ उसकी लीस्ट होती है। और जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ मैक्स होती है। और अगर आप अप्रोक्सीमेट रेंज की बात करें तो आपका विवग्योर पैटर्न में जो वेवलेंथ है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है, जिसमें 400 नैनोमीटर वॉयलेट का है, 700 नैनोमीटर आपका रेड का है। तो पॉइंट ये है कि जब जितने छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, है ना, वो वॉयलेट को मतलब वॉयलेट विल बी इजीली स्कैटर्ड और रेड को स्कैटर करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो यहां पे अगर देखिए तो कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, यानी कि जो छोटा रहेगा, very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size longer wavelength की बात मतलब किसकी हो रही है, रेड, ऑरेंज, येलो, ये इन सब की। तो हम ये देखेंगे कि जितना मेरा पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना छोटे वेवलेंथ को करेगा, बड़ा होगा तो बड़े वेवलेंथ को करेगा। So if the size of the scattered particle is large enough, then the scattered light may even appear white। अब जब काफी बड़ा है तो सब स्कैटर हो जाए, सब स्कैटर होगा तो क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। आ रही बात समझ? तो टिंडल इफेक्ट में हम क्या कंक्लूड किया हमने पॉइंट, टिंडल इफेक्ट के अंदर 2 पॉइंट्स कंक्लूड किया हमने कि अर्थ एटमॉस्फेयर किससे बना होता है। दूसरा, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में कोई भी लाइट रे एंटर करती है तो ड्यू टू द इंटरेक्शन विद कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिनका जो वेवलेंथ होता है, जिनका जो साइज होता है वो लाइट के वेवलेंथ के बराबर होता है, उसके आसपास होता है, इसलिए वो उन रेज को, उन कलर्स को स्कैटर कर सकती है। और जितना अगले पॉइंट में देखा हमने कि जितना फाइन रहेगा वो ब्लू लाइट करेगा, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता जाएगा तो बड़े वेवलेंथ्स को भी वो करता चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। अब स्काई ब्लू क्यों है? यहां पे भी स्कैटरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये हमने अभी जस्ट देखा टिंडल इफेक्ट में। सो दीज, अब जो अपना वेवलेंथ है 400 से 700 नैनोमीटर, तो हम ये देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है और जो अदर फाइन पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, उनका साइज जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से स्मॉलर है। मतलब ये बेसिकली बहुत छोटे हैं। जब बहुत छोटे वाले हैं तो वो किसको स्कैटर करेंगे? वो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था किसको करेंगे, देखो मेनली ब्लू लाइट, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो ब्लू वाले को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ
shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength at the red end. तो ये ब्लू वाले को आसानी से स्कैटर कर सकते हैं। क्या कंक्लूड किया हमने? दैट जब सनलाइट पास करेगी थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं एयर में, वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देंगे। किससे? रेड से कहीं ज्यादा। और हमारी आंखों में कौन सा कलर आता है? ब्लू लाइट आता है। तो ये ब्लू लाइट जब हमारी आंखों में आया तो हमें स्काई कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा, है ना। और एक और चीज है, जब आप फ्लाइट से जाएंगे बहुत हाइट पे जा रहे होंगे, तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वो डार्क दिखेगा। तो जिस भी प्लैनेट में एटमॉस्फेयर नहीं, वहां हमेशा में डार्क दिखता है। जिस प्लैनेट में एटमॉस्फेयर है तो वहां पे क्या हुआ? उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम ये बोलेंगे कि आपका हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखेगा। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, अब आते हैं कलर ऑफ द सन, सनराइज और सनसेट के समय में। तो जब सनराइज और सनसेट होता है उस समय जो रेज हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं? रेज ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि आप अगर देखें तो जब हमारा सन ओवरहेड होगा तो वो तो दोपहर के समय होगा। सनराइज के टाइम पे वो काफी दूर होता है, सनसेट टाइम में भी वो काफी दूर होता है। सो सनलाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर जब हम बात कर रहे होते हैं किसमें? सनराइज और सनसेट के टाइम में। सो विथ द इंक्रीज इन डिस्टेंस आप ये देखेंगे कि साइज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर इंक्रीजेस। जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो जो एयर का सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो उसकी साइज तो वही रहेगी, थोड़ा साइज भी डिफर कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रेड ही होगा, मतलब वायलेट ही नहीं होगा सिर्फ, लेकिन उसके साथ साथ येलो, ऑरेंज, रेड वाले वेवलेंथ भी स्कैटर कर जाएंगे। और हम ये देखेंगे कि एज द रेड लाइट स्कैटर्स लास्ट ऑफ ऑल, हमारी आंखों के सबसे नजदीक आकर कौन स्कैटर करेगा? रेड वाला करेगा। तो इसलिए मुझे क्या दिखता है? द सन एंड द होराइजन अपीयर रेडिश। आ रही है बात समझ? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये देखा होगा कि आप ट्रैफिक सिग्नल में जब खड़े होते हैं, बारिश, ठंड वाले दिन में, कुहासा हुआ, फॉग है, तो वहां पे आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपको ग्रीन सिग्नल भले ही ना दिखे, लेकिन जब रेड होता है वो आपको दिख जाता है। इसलिए डेंजर का सिग्नल भी क्या रखते हैं? रेड रखते हैं, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर वो कलर का लाइट हम देंगे, अगर वो कलर का लाइट हम पास करेंगे तो कहीं भी वो स्कैटर आसानी से नहीं होगा। यही अगर हम सिग्नल ब्लू रख देते तो स्कैटर हो जाता। तो रेड आपको ना बहुत दूर से विजिबल भी होता है क्योंकि वो इजीली स्कैटर नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों? सो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। एंड एक और पॉइंट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आपको इस तरह के अपडेट्स दोबारा से हम देते रहेंगे, इस तरह की ट्रेनिंग और बहुत ही कंक्रीट प्लानिंग ऑफ योर चैप्टर हम देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।